हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स। मैं हूं दीपक कुमार और आज हम बात करेंगे स्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में। जो स्टेबिलिटी टेस्ट हमारे कुछ ड्रग प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसमें हमारे स्टेबिलिटी टेस्ट किए जाते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं, किन टेस्ट के द्वारा हम इवेलुएट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही बना है या उसमें कुछ एरर्स आए हैं, कुछ इम्प्योरिटीज है। वे हमारे टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और साथ में ही फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किस मेथड के द्वारा, किस टेक्निक के द्वारा हम स्टेबिलिटी टेक्निक को बढ़ा सकते हैं, स्टेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। विच टेक्निक्स के द्वारा हम जो है इसको स्टेबल को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक कॉमन टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। आपका इमल्शन के बारे में आ जाए या फिर सस्पेंशन के बारे में आ जाए या फिर आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में आ जाए। लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म दोनों के बारे में, आपके कॉमन मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके यहाँ 4 क्वेश्चन एक बार में ही प्रिपेयर हो जाएंगे। एक तो आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म में कौन कौन से स्टेबिलिटी टेस्ट किए जाते हैं, दूसरा आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी टेस्ट कौन कौन से किए जा सकते हैं, साथ में ही फिर इन ही दोनों के कौन कौन से टेस्ट के द्वारा हम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं या फिर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हमारी आ सकती है। क्वेश्चन आता है कि विच प्रॉब्लम्स टू ओवरकम एंड विच मेथड्स टू ओवरकम द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, कि हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ सकती है और किस मेथड के द्वारा उन प्रॉब्लम्स को हम इवेलुएट कर सकते हैं एंड हाउ टू प्रिकॉशंस, उनकी सावधानियां हमें क्या रखनी होगी और हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी उन सावधानियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट टेस्ट आता है हमारा टेम्परेचर। हम टेम्परेचर का टेस्ट करते हैं, कोई भी हमारा इमल्शन हो, सस्पेंशन हो या फिर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के आपके प्रोडक्ट्स हो, तो हम क्या करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर टेस्ट करते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर एंड 40 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसे जहां हमने क्राइटेरिया रखा है कि 4 to 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम डिफरेंट टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा जो ड्रग प्रोडक्ट हमने जो बनाया है वो किस टेम्परेचर पर स्टेबल रह रहा है। हमारा 40 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल रह रहा है या फिर 10 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल रह रहा है या फिर बोथ ऑफ टेम्परेचर पर हमारा ड्रग प्रोडक्ट स्टेबल रह सकता है या फिर ये दोनों ही स्टेबल पर हमारा स्टेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या है यहाँ पर स्टेबल है। अगर ये यहाँ पर स्टेबल है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसके एक लिमिटेड टेम्परेचर पर हमें इसको स्टेबल रखना पड़ेगा, वहीं पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट लंबे समय तक स्टेबल रहे। क्लियर कि टेम्परेचर पर जो है हम स्टेबिलिटी टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा ही हम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है कि टेम्परेचर की वजह से हमारी ड्रग स्टेबल नहीं हो पा रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि हमारी ड्रग प्रोडक्ट स्टेबल रहे। मेंटेन कैसे, जैसे हमने कहा है कि हमारा ड्रग प्रोडक्ट 30 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल रह रहा है, तो हमें उसको जहां हमने स्टोरेज कंडीशन रखी है, जहां हमने इसको स्टोर किया है, वहां का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। तो अगर हम टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा माइक्रोबियल इवेल्युएशन। माइक्रोबियल टेस्ट, माइक्रोब्स हमने प्रिजर्वेटिव किस लिए यूज किए थे, माइक्रोब्स को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं कि ग्रोथ कर जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम पर हमें चेक करना पड़ता है कि माइक्रोब्स की ग्रोथ कितनी हो रही है, और हो भी रही है तो कितनी हो रही है, और कितनी हो रही है तो कितनी काउंटिंग में जो बढ़ रही है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो ग्रोथ हो रही है वो अनलिमिटेड, कुछ ज्यादा ग्रोथ हो जाए, जो हमारी बॉडी में ड्रग जा रही है
और वो हमारे बॉडी में माइक्रोब्स भी जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेंगे। वो मेडिसिन हमारे बेनिफिशियल के नहीं, हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी। जहां हम उसको यूज कर रहे हैं बेनिफिट के लिए, वहां हमें उसके लिए नुकसान मिल जाएंगे, रिवर्स उल्टा काम हो जाएगा। तो उससे हम प्रिवेंट रखने के लिए माइक्रोबियल टेस्ट चेक करते हैं, और हमारे टाइम टू टाइम किए जाते हैं। जैसे हमने कोई ड्रग बनाई है तो उसका हम 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ जो है चेक करते हैं। आफ्टर 6 मंथ पे हम चेक करेंगे, आफ्टर 12 मंथ्स पे हम चेक करेंगे, आफ्टर 15 मंथ्स पे हम चेक करते हैं, आफ्टर 18 मंथ्स पे हम चेक करते हैं, एंड आफ्टर 24 मंथ्स पे हम स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए माइक्रोबियल टेस्ट की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कलर। जो हमने ड्रग बनाई है, कोई हमने क्रीम बनाई है या फिर हमने कोई लिक्विड सिरप बनाया है, तो हमें ये देखना है कि जो हमारा ऑन द स्टेज, यानी जो हमने प्रोडक्ट अभी के अभी बनाया है, तो वो कैसा है। देखने में तो उस टाइम पे वो उसका पिंक कलर था, बहुत अच्छा होमोजेनियस मिक्सचर्स बना हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि 6 महीने के लिए हमने मेडिसिन को रख दिया, और 6 महीने रखने के बाद क्या होता है, उसमें कुछ पार्टिकल सेटल डाउन हो गए हैं, या फिर उसमें लेयर सेपरेशन, अलग अलग लेयर, 2 लेयर दिखाई दे रही है, या फिर उसका कलर क्या है, थोड़ा चेंज हो गया हो, डिकम्पोज हो चुका हो, या फिर हमारे मेडिसिन में जो कहते हो कुछ क्रिस्टल्स बन चुके हो, पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो उसमें हमें कलर चेक करना होगा कि जो हमारा कलर ऑन द स्पॉट था, जैसे हम बात करें कि पिंक कलर हमारा मेडिसिन का था, तो उसका जो हम बीच बीच में टेस्टिंग किए जा रहे हैं, तो हमारा कलर जो का तो स्टेबल रहना चाहिए। तो ये भी हम इस पॉइंट की स्टडी करते हैं। ऑर्डर में आप रख लीजिए टेस्ट। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर नंबर होता है कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसकी फ्रेगनेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम साथ में टेस्ट भी रख सकते हैं कि उसका कि जो हमने मेडिसिन बनाई है उसका टेस्ट, उसका फ्रेगनेंस किस टाइप का है। अभी हमने मेडिसिन बनाई थी तो वो बहुत स्वीट में टेस्ट थी, अच्छी थी, बिल्कुल देखने में अच्छा था, उसका टेस्ट भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद, हम 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद हम मेडिसिन को उठा के देखते हैं, तो क्या हुआ कि उसका टेस्ट चेंज हो गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका मेडिसिन का टेस्ट चेंज हो रहा है। टेस्ट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो हमने एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स या फिर स्वीटनिंग एजेंट्स हमने जो मिलाए थे, कहीं ऐसा ना हो वे डिकम्पोज हो गए हो, या फिर एक्सीपेंट के साथ रिएक्ट करके वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करने जा रहे हो। तो हम उस चीज के भी टेस्ट करते हैं कि हमारा फ्रेगनेंस, हमारा टेस्ट चेंज तो नहीं है। जो हम टाइम टू टाइम स्टडी किए जा रहे हैं, वही पॉइंट्स हमारे यहाँ पे भी आ जाएंगे, और हमें टेस्ट को आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 12 मंथ हमें चेक करना होगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है टेक्सचर, यानी वो हमारा देखने में कैसा है। जैसे हम बात कर रहे हैं होमोजेनिसिटी, जो अभी हमने यहाँ पे रिपीट किया था कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया था वो एक जैसा है, या फिर लेयर सेपरेशन बन रहा है, या फिर कहीं इसमें क्रिस्टल्स तो नहीं बन रहे हैं। वही प्रोडक्ट हमें चेक करने के लिए इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, होमोजेनिसिटी। होमोजेनिसिटी मीन्स वो पूरा का पूरा एक जैसा दिखाई दे रहा है या फिर डिफरेंट हो गया है। जैसे हमने कोई मेडिसिन बनाई है और उसको रख देते हैं हम स्टोर में, स्टोर में रखने के बाद कुछ समय बाद देखते हैं कि लेयर सेपरेशन हो गया है या फिर क्रिस्टल्स बन चुके हैं, तो वो क्या है, होमोजेनिसिटी नहीं है, वो हेट्रोजीनियस की तरफ जा रहा है। तो होमोजेनिसिटी को पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमें जो है एक जैसा दिखाई देना चाहिए, उसके भी हम टाइम टू टाइम स्टडी करते हैं। अब हमें प्रोडक्ट बनाया 1 महीने बाद वो हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, 6 महीने बाद तक अच्छा दिखाई दे रहा है, 1 साल बाद क्या हुआ, उसमें कुछ चेंजिंग दिखाने लगे। तो हम देखेंगे कि जहां पे हमें चेंजिंग दिखाई दे जा रहे हैं, तो वे चेंजिंग जो है वे क्रिटिकल तो नहीं है, कोई हमारे ड्रग प्रोडक्ट पर अफेक्ट तो नहीं गिर रहा है। तो उस टाइम से हम जो है स्टडी चेक करते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा पीएच। पीएच भी हमारा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है। पीएच से क्या हो सकता है, जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं, तो उससे उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड डिकम्पोजिशन कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हमारा प्रोडक्ट एसिड है तो हो सकता है वो एपीएच चेंज होने पर बेस बन जाए, या फिर जो हमारा प्रोडक्ट बेस था वो एसिड बन जाए, या फिर
इसी में एक एग्जांपल रख सकते हैं कि वीक एसिड से वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ न चला जाए, या फिर इसी का ही रिवर्स हम करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ न चला जाए, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से वो वीक बेस की तरफ न चला जाए, या फिर वीक बेस से वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की तरफ ना चला जाए। तो पीएच चेंज होने पर क्या होगा, या तो एसिड से बेस बनेगा, या फिर बेस से एसिड बनेगा, या फिर अगर वो एसिड की क्वांटिटी में रखा हुआ है, ऑलरेडी वो एसिड की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड कन्वर्ट हो जाए। तो पीएच चेंज होने पर हमारा ड्रग प्रोडक्ट अफेक्ट हो सकता है, तो पीएच को भी हम चेक करते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा फील ऑन स्किन। स्किन पर अप्लाई करके भी हम कुछ प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो हमारा सेमी सोलिड डोजेज फॉर्म भी है उसकी भी हम बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी क्रीम्स वगैरह अगर हम खरीदते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्किन पर अप्लाई करके देखते हैं कि स्किन उसको एब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो ग्रीसी और नॉन ग्रीसी में आ जाएगा। अगर स्किन इसको प्रॉपर एब्जॉर्ब कर रही है और वो ग्रीसी टाइप का नहीं है तो हमारा नॉन ग्रीसी रहेगा, और ग्रीसी टाइप का बन रहा है तो हमारा ग्रीसी कैटेगरी में चला जाएगा। साथ में इरिटेंसी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पेशेंट्स ने या फिर किसी व्यक्ति ने उसको क्रीम को यूज किया तो उसको रेडनेस फील तो नहीं हो रही, कोई इरिटेशन तो नहीं हो रहा, उसको कोई एलर्जी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उससे, तो इरिटेंसी भी चेक करते हैं। एडिमा, स्वेलिंग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट्स को या फिर किसी व्यक्ति ने कोल्ड क्रीम या फिर कुछ और प्रोडक्ट को यूज किया है तो उसकी वजह से उसको स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ रही हो, रेडनेस की प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये भी टेस्ट हमारा इसमें किया जाता है। यानी ये सारे टेस्ट हमारे स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट टेस्ट आता था हमारा डिजोल्यूशन टेस्ट। जो हमने ड्रग प्रोडक्ट बनाया है तो हमें ये भी देखना होगा कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो कहीं डिजोल्व हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो डिजोल्व नहीं हो पाया तो हमारी मेडिसिन हमें रिजल्ट नहीं दे पाएंगी, तो हमें यहाँ पे टेस्ट करने पड़ते हैं। टेस्ट का प्रोसीजर हमारा है 0.5 ml कोई भी प्रोडक्ट है हमारा को हमें डिजोल्व करना है 50 ml वाटर में। अगर वो 0.5 ml ड्रग हमारा 50 ml में डिजोल्व हो रहा है, मेडिसिन की बात करेंगे हम यहाँ पर, 0.5 ml मेडिसिन हमारा 50 ml में डिजोल्व हो रहा है तो समझिए कि हमारा डिजोल्यूशन टेस्ट पास है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रेजेंस ऑफ ड्रग इन परसेंट। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट 10% की प्योरिटी के साथ मैन्युफैक्चर किया है तो उसमें हमें 10% मेडिसिन मिलनी चाहिए, 10% ड्रग हमें इसमें मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमने उसमें कहा है कि ड्रग प्रोडक्ट हमने मिला दिया इसमें 10% और जब हम यूज किए जा रहे हैं तो उसमें हमें 8% मिल रहा है, 5% हमें इसमें परसेंटेज ऑफ प्योरिटी मिल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने जितना लेवल क्लेम दिया होता है उतना ही हमें रिक्वायर्ड होता है। टैबलेट या फिर किसी क्रीम की बात कर ले, जैसे डाइक्लोफिनेक जेल आता है उसमें लिखा होता है कि 1% डाइक्लोफिनेक परसेंट, तो 1% का मीन्स है कि उसमें 1% की स्ट्रेंथ का हमें डाइक्लोफिनेक मिल जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1% का है और हमें मिल रहा है 0.09%, 0.9%, कहीं हमें परसेंटेज ऑफ प्योरिटी चेंज तो नहीं हो रहा है। जितना लेवल क्लेम किया था उतना ही हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमें टेस्ट करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे स्टेबिलिटी टेस्ट है। अगर हमारा लिक्विड के लिए है या फिर सॉलिड के लिए, सॉलिड के लिए तो नहीं फॉलो ज्यादा नहीं हो पाएंगे। ये हमारा लिक्विड और सेमी सॉलिड यानी इमल्सन, सस्पेंशन और क्रीम, पेस्ट, जेल, इन सब के लिए हमारा ये वाला टेस्ट यूज हो सकते हैं। कॉमन टेक्निक के साथ लिया इसको आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप जो है अलग अलग 4 क्वेश्चन याद ना करके एक क्वेश्चन याद कर ले, वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आपके लिए लिक्विड के लिए पूछा जाता है एग्जाम में तो आप इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। सेमी सॉलिड के लिए आपसे पूछा जाता है तो आप इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे, आपको 2 पॉइंट अलग अलग नहीं पढ़ने पड़ेंगे। प्लस
अभी हम जो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पूछा जाता है कि हाउ टू प्रॉब्लम्स ओवरकम, इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि पीएच की प्रॉब्लम आ सकती है, हमने कहा है कि पीएच चेंज हो सकता है, तो अगर पीएच चेंज हो गया तो मींस स्टेबिलिटी में पीएच की प्रॉब्लम आई है। तो पीएच की प्रॉब्लम को कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं, उस टाइम को हम जो है कैसे उसको एज ए अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैसे कराएं जिससे वो हमारा प्रोडक्ट लंबे समय तक स्टेबल रहे, जो प्रॉब्लम बीच में आ रही थी वो प्रॉब्लम ना आए, उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, उसके बारे में भी एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, पॉइंट सेम रहेंगे, बस उसको समझना है। यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो उसके बारे में हम क्या लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर सकते हैं। अगर हमें टाइम की प्रॉब्लम आ रही है कि टेम्परेचर की प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा ड्रग प्रोडक्ट 10 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल नहीं हो पाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक सुफिक्स टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। आपने कुछ मेडिसिन कुछ वैक्सीन देखी होंगी मेडिकल स्टोर पर फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में क्यों रखते हैं, वही इसीलिए रखी जाती है ताकि वहां का टेम्परेचर मेंटेन रहे और एक नॉर्मल टेम्परेचर पर या फिर एक स्पेशल टेम्परेचर पर हम उसको स्टोर कर सके ताकि वो लंबे समय तक स्टेबल रहे। समझ रहे हैं आप। तो हम जो है टेम्परेचर की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, कोई स्टेबल सुटेबल टेम्परेचर उसके लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें सुटेबल टेम्परेचर सुटेबल कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी ताकि हमारा प्रोडक्ट लंबे समय तक स्टेबल रहे। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर की प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम कैसे रिजोल्व कर रहे हैं, उसको हम जो है सुटेबल टेम्परेचर पर स्टोर कर कर रिजोल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करी थी हमने माइक्रोबियल्स की। माइक्रोब्स की अगर ग्रोथ हो रही है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि अगर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है उसको हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि हाँ माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही है, तो कैसे उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं, कैसे उसके हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, आपने पढ़ा होगा प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं किस लिए, माइक्रोब्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए या फिर उस ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी के प्रिजर्वेटिव्स को यूज करना पड़ेगा अगर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही है। अगर हम एक प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं तो एक से कवर अप नहीं हो पा रहा है तो हमें 2 प्रिजर्वेटिव का यूज करना पड़ेगा। जैसे मिथाइल पैराबीन एज ए प्रिजर्वेटिव हमने यूज किया है, एज ए प्रिजर्वेटिव हमने मिथाइल पैराबीन यूज किया है और इससे प्रिजर्वेटिव जो है हमारे माइक्रोब्स कवर अप नहीं हो पा रहे हैं तो हमें इसके साथ में प्रोपाइल पैराबीन भी यूज करना पड़ेगा ताकि हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ कंट्रोल में रहे और ग्रोथ ना हो, ताकि हमारा प्रोडक्ट लंबे समय तक स्टेबल हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आंसर को अलग टर्म में हमें एक्सप्लेन करना है क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं कि मेथड्स को, किन मेथड्स के द्वारा हम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे तो हम चेक कर रहे थे कि स्टेबिलिटी के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट करने होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर सकते हैं, किस मेथड के द्वारा, किस टेक्निक के द्वारा हम प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर सकते हैं। कलर अगर चेंज हो रहा है, ऑर्डर अगर चेंज हो रहा है तो हमारा पीएच की वजह से हो सकता है या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से भी हमारे ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें
तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज करना पड़ेगा, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, और हमारा सिट्रिक एसिड भी एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। और साथ में ही सिट्रिक एसिड हमारा पीएच के लिए भी यूज किया जाता है। पीएच मेंटेन करने के लिए, एसिडिटी के लिए हमें उसको यूज करना पड़ता है। एसिड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, बेस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं कि अगर कलर की प्रॉब्लम आ रही है, कलर डिकम्पोज हो जा रहा है या फिर फ्रेग्रेंस या फिर टेस्ट डिकम्पोज हो जा रहा है, कम हो रहा है, तो हो सकता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से हमारा मेंटेन हो जाए, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा तो एंटीऑक्सीडेंट्स ही उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टेक्सचर, होमोजेनिसिटी। अगर हमारा ड्रग प्रोडक्ट एक फॉर्म में प्रॉपर स्टेबल नहीं हो पा रहा है तो हमें उसकी हो सकता है विस्कोसिटी बढ़ानी पड़ जाए। क्या करना पड़ेगा? विस्कोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। विस्कोसिटी को बढ़ाने से क्या होगा? हमारा ड्रग प्रोडक्ट की होमोजेनिसिटी स्टेबल रह सकती है, या फिर हमें कोई सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स जो उसमें ऐसे ऐड करने पड़ेंगे जिससे हमारी सोल्यूबिलिटी यानी होमोजेनिसिटी स्टेबल रहे। क्या यूज करना पड़ेगा? डाइल्यूएंट्स ऐड करने पड़ेंगे जिससे हमारे होमोजेनिसिटी मेंटेन रहे, क्रिस्टल्स ना बने। पीएच आपने समझ लिया, पीएच के लिए हमें कोई सिट्रिक एसिड या फिर NaOH वगैरह यूज करने पड़ेंगे। क्लियर। फील ऑन स्किन, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम इरिटेंसी की प्रॉब्लम, एडिमा, रेडनेस, ग्रीसी, नॉन ग्रीसी। ग्रीसी, नॉन ग्रीसी तो हमारा हो सकता है प्रोडक्ट का नेचर हो, तो इसके लिए तो हम ज्यादा प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, अगर इमल्सन की हम बात कर रहे हैं तो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है तो हमारा नॉन ग्रीसी रहेगा, और वाटर इन ऑयल टाइप हमारा मिलेगा तो हमारा ग्रीसी रहेगा। ठीक है, समझ गए ना? तो इसमें तो हम कोई बड़ा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये हमारा इमल्सन है तो ग्रीसी सीधी बात है, ये ग्रीसी रहेगा ही रहेगा। क्लियर। और ये हमारा नॉन ग्रीसी रहेगा, तो इसमें हमें कोई बड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर रेडनेस प्रॉब्लम फील हो रही है पेशेंट को, तो क्या वो उसको यूज करेगा? बिल्कुल यूज नहीं करेगा। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी रेडनेस प्रॉब्लम को हमें रिजोल्व करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। अगर एडिमा, स्वेलिंग आ रही है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हमें रिजोल्व करना पड़ेगा। अगर इरिटेंसी, इरिटेशन हो रही है तो उसको भी हमें रिजोल्व करना पड़ेगा। और ये किस वजह से हो सकता है? ये हमारा मोस्टली पीएच चेंज होने की वजह से ही मिलते हैं। अगर आपने देखा होगा घरों में यूज करते हैं, हेयर रिमूवल क्रीम को मोस्टली यूज किया जाता है। हेड्स के, लेग्स वगैरह के हमें हेयर्स को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? हेयर रिमूवल क्रीम यूज करते हैं। और कई बार क्या होता है, हेयर रिमूवल क्रीम या फिर ब्लीच वगैरह, जो ब्लीचिंग वाटर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, यूज करने के बाद बोलते हैं कि बहुत ज्यादा इरिटेशन फील हो रही है, रेडनेस हो जाती है स्किन, तो वो क्या होती है, उनका पीएच ज्यादा बढ़ जाता है, यानी एसिड की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो रेडनेस की प्रॉब्लम आएगी, इरिटेशन की प्रॉब्लम आएगी, और हो सकता है स्वेलिंग भी स्किन पर आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर, समझ गए आप बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आता है हमारा डिजोल्यूशन टेस्ट। डिजोल्यूशन टेस्ट के बारे में मैंने बताया था कि हमें 0.5 ml मेडिसिन को 50 ml में डिजोल्व कराना है। तो इसके लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो डिजोल्व नहीं हो पा रहा तो हमें यहाँ डाइल्यूएंट्स ऐड करने पड़ेंगे। अगर डिजोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें हमें डाइल्यूएंट्स या फिर सोलवेंट्स, डाइल्यूएंट्स या सोलवेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, जो उसको प्रॉपर टाइम पर डिजोल्व करा दे, ताकि वो डिजोल्व हो जाए और हमारी बॉडी को प्रॉपर रिजल्ट्स मिल जाए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंस ऑफ ड्रग। अगर हमने कहा है कि 1% हमने कोई ड्रग प्रोडक्ट बनाया है और उसमें हमें मिल रहा है 0.9%, यानी हमें एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डोज को मेंटेन करने के लिए, ये डोज हमारी मेंटेन क्यों नहीं, जब हमने इसके अकॉर्डिंग डोज मेंटेन किया है तो हमें ये मिल क्यों रहा है, कम क्यों मिल रहा है।
हो सकता है हमारे ड्रग प्रोडक्ट की मिक्सिंग प्रॉपर ना हो पाई हो, या फिर हो सकता है हमारे ड्रग प्रोडक्ट जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से डिकम्पोज हो जा रहा हो, या फिर किसी एक्सीपेंट्स की वजह से हमारा प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें एक्सीपेंट्स को चेंज करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पीएच मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मिक्सिंग प्रॉपर देखना पड़ेगा। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से भी हमारा ड्रग प्रोडक्ट डिकम्पोज हो सकता है। अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है प्रेजेंस ऑफ ड्रग की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो एक्सिपिएंट्स को चेंज करना पड़ेगा, पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा, मिक्सिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे हमारा ड्रग प्रोडक्ट मेंटेन रहे। तो इन प्रॉब्लम्स को हम इन्हीं मेथड के द्वारा रिजोल्व कर सकते हैं। पॉइंट बिल्कुल सेम है स्टूडेंट, कोई पॉइंट चेंज नहीं होगा। तो आपके लिए पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाल के लाए हैं कि बीफॉर्म के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर वाले स्पेशली क्या करते हैं, याद तो बहुत सारा कर लेते हैं लेकिन एग्जाम टाइम पे सारा भूल जाते हैं। तो उनको उतना ही याद करना है, लिमिटेड याद रखना है, ताकि वे एग्जाम टाइम पर भूले ना और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। ज्यादा टॉपिक तो नहीं है, 10 पॉइंट के 9 पॉइंट के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है, और यही हमारी स्टेबिलिटी टेस्ट है और यही हमारी प्रॉब्लम्स भी है, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, यहाँ का पॉइंट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर टेम्परेचर की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें सुटेबल टेम्परेचर रखना पड़ेगा, माइक्रोबियल्स की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव हमें बढ़ाने पड़ेंगे, अगर कलर ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा, और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें प्रॉपर मेंटेन करने पड़ेंगे, होमोजेनिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें विस्कोसिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। फील ऑन स्किन की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें यहाँ पे भी पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा, डिजोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है तो डाइल्यूएंट्स सोलवेंट्स को प्रॉपर ऐड करना पड़ेगा, हो सकता है कोई को सोलवेंट हमें ऐड करना पड़ जाए जिससे उसका डिजोल्यूशन प्रॉपर हो जाए। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंस ऑफ ड्रग इन परसेंटेज, तो इसके लिए हमें एक्सिपिएंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, हो सकता है एक्सिपिएंट्स को चेंज करना पड़ जाए, पीएच मेंटेन करना पड़ेगा, मिक्सिंग प्रॉपर कंटिन्यू करनी पड़ेगी, एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मेंटेन रखना पड़ेगा, जिससे हमारा ड्रग प्रोडक्ट स्टेबल रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और जब आप इसको पॉइंट पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगा। पॉइंट आपके बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा पॉइंट आपको चेंज नहीं करने, बहुत अच्छा पॉइंट आपके लिए निकाल के लाया है, बिल्कुल कॉमन इफेक्ट आप लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको कैसा ये कंटेंट लग रहा है, ये आप कहां कहां यूज कर सकते हैं। इसको आप लिक्विड डोजेज फॉर्म, इमल्सन, सस्पेंशन बोथ कंडीशंस के लिए यूज कर सकते हैं। साथ में आप सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में भी आप इसे यूज कर सकते हो, क्रीम, पेस्ट, जेल, इनमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।